हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति के अंतर्गत प्रमुख विद्रोह के केंद्र के रूप में लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व एवं रेजिडेंसी का घेरा बिंदु पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है और आज इसी क्रम में हम विद्रोह के प्रमुख केंद्र के रूप में कानपुर के विशेष संदर्भ में आपसे बात करने चल रहे हैं। मित्रों, कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 4-5 जून 1857 को हुई और यहां के विद्रोह का दमन 8 दिसंबर 1858 को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा हुई। यहां कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। इस समय नाना साहब की उम्र 33 वर्ष थी। नाना साहब का वास्तविक नाम गोविंद धोदू पंत था। गोविंद धोदू पंत था। ये पेशवा बाजीराव सेकंड यानी कि अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब के पिता का नाम माधवराव और इनके भाई का नाम बाला साहब था तथा इनके भतीज का नाम राव साहब था। नाना साहब के सहयोगी के तौर पर 3 लोगों का नाम आता है, जिसमें से सर्वप्रथम अजीमुल्ला का नाम आता है। इन्हें क्रांति दूत कहा गया। अजीमुल्ला नाना साहब के वकील और मुख्य सलाहकार थे। नाना साहब के दूसरे सहयोगी के रूप में तात्या टोपे का नाम आता है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था और नाना साहब ने तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। सहयोगी के तौर पर तीसरे नंबर पर अजीजन बाई का नाम आता है। अजीजन बाई कानपुर की एक नर्तकी थी और अजीजन बाई ने नर्तकियों को लेकर के एक मस्तानी नामक संगठन बनाया था। अजीजन बाई आरंभिक जीवन में एक जमींदार की बेटी थी और इसके बचपन का नाम अंजना था। अंग्रेजों ने अंजना का किडनैप करवा लिया था और फिर अंजना को एक नर्तकी के कोठे पर कानपुर में बेच दिया गया और इस तरह अंजना अजीजन बाई नामक नर्तकी के नाम से फेमस हुई। अजीजन बाई अंग्रेजों की सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक, विद्रोहियों तक पहुंचाती थी। अजीजन बाई को अंततः तोप से उड़ा दिया गया था। तो इसके बाद मित्रों, कानपुर के विशेष संदर्भ में अगर हम देखें तो क्रांति से पूर्व की बात करें एक पृष्ठभूमि के रूप में, तो यहां पर पेशवा बाजीराव सेकंड का आगमन कब कैसे होता है, इसको थोड़ा सा दृष्टिपात यहां पर करना आवश्यक है। और ये घटना है 31 दिसंबर 1802 की। 31 दिसंबर 1802 में बेलेजली ने पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ बसीन की संधि किया, जो कि एक सहायक संधि थी। अर्थात पेशवा बाजीराव सेकंड ने बसीन की संधि 1802 के अंतर्गत ये सहायक संधि स्वीकार कर लिया और इसके बाद 3 जून 1818 ईस्वी को
पेशवा का पद समाप्त घोषित किया गया और बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर ब्रह्मावर्त अर्थात बिठूर कानपुर में निर्वासित कर दिया गया। बाजीराव सेकंड अपने सहयोगी माधवराव व मोरोपंत तांबे को लेकर के बिठूर आ गए। अब इसको तथ्यात्मक रूप से अगर हम देखना चाहें, लिखना चाहें, तो इसको नोट कर लेना आवश्यक है। अब आप देखें, इस तथ्य को नोट कर लें। इकतीस दिसंबर 1802, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को पेशवा बाजीराव सेकंड ने वसीन की संधि के तहत बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार किया। सहायक संधि स्वीकार किया और इसके बाद 3 जून 1818 ईस्वी को 3 जून 1818 ईस्वी को पेशवा का पद समाप्त घोषित किया गया। तथा पेशवा बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर ब्रह्मावर्त ब्रैकेट में बिठूर कानपुर में निर्वासित कर दिया गया। इसी के साथ देखें, पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ माधवराव, मोरोपंत आदि बिठूर में आकर बसे और यहां बिठूर कानपुर में पेशवा ने 33 वर्ष का समय बिताया। 28 जनवरी 1851 ईस्वी को बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई और इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने आदेश जारी किया कि पेशवा का उत्तराधिकारी पेशवा की संपत्ति का अधिकारी तो हो सकता है, किंतु पेशवा की पेंशन का अधिकारी नहीं हो सकता। यह एक तरह से घातक प्रहार था नाना साहब के लिए। नाना साहब अपने पेशवाई पेंशन की बहाली के लिए 3 व्यक्तियों को लंदन भेजा था, जिनमें पिराजी भोसले, मोहम्मद अली और अजीमुल्ला का नाम आता है। और जब लॉर्ड की सभा में इनके पेंशन वाले मुद्दे को नहीं रखने दिया गया तो अजीमुल्ला वहां से निराश होकर के भारत वापस आए थे और जब वहां से लंदन से भारत वापस आए तो एक क्रांति का इरादा लेकर के वापस आए थे। मित्रों, अजीमुल्ला ने ही नाना साहब को क्रांति के लिए उकसाया था
और नाना साहब 1857 की क्रांति के सर्वे सर्वा थे। यह बात अंत तक अंग्रेज नहीं जान पाए। तो यहां पर कुछ बातें फैक्ट के रूप में आप नोट करते चलें। देखें, 28 जनवरी 1851 ईस्वी को पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई। इसके आगे अंग्रेजी सरकार ने आदेश जारी किया कि नाना साहब पेंशन के हकदार नहीं है, पेंशन के हकदार नहीं है। और मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया था, संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया था। और इसके आगे जब हम चलते हैं तो नाना साहब अपनी पेंशन की बहाली के लिए, नाना साहब अपनी पेंशन की बहाली के लिए 3 लोगों को लंदन भेजा था, 3 लोगों को लंदन भेजा था। उनका नाम पिराजी भोसले, मोहम्मद अली और अजीमुल्ला था। पिराजी भोसले, मोहम्मद अली और अजीमुल्ला लंदन से क्रांति का इरादा लेकर बिठूर कानपुर वापस आए थे। तो इस तरह से कानपुर में नाना साहब को क्रांति के लिए अजीमुल्ला ने उकसाया था। और आपने यह पढ़ा होगा और पिछले वीडियो में मेरे आपने देखा भी होगा कि क्रांति की तिथि 31 मई निश्चित की गई थी, लेकिन मेरठ में 10 मई को ही क्रांति हो गई। और यह खबर जब बिठूर कानपुर पहुंची तो वहां पर हलचल मच गई और नाना साहब अजीमुल्ला असमंजस में पड़ गए कि क्या किया जाए, ये तो क्रांति समय से पहले हो गई। अंततः नाना साहब त्वरित तैयारी में लग गए और इसके बाद 4 जून की आधी रात्रि को अचानक कानपुर छावनी में क्रांति का बिगुल बज गया, अर्थात क्रांति की शुरुआत हो गई। तो एक फैक्ट के रूप में इसको आप जरूर नोट कर ले। कानपुर में क्रांति की शुरुआत 4 जून को हुई। 4 जून को आधी रात्रि, 4 जून को आधी रात में कानपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत हो गई। कानपुर छावनी का कमांडर इन चीफ, कानपुर छावनी का कमांडर इन चीफ व्हीलर था। कमांडर इन चीफ व्हीलर था और उसने दूसरी घुड़सवार सेना को दबाने के लिए सैनिकों को भेजा, किंतु सैनिक आगे नहीं बढ़े और छावनी को छोड़ करके जो विद्रोही सैनिक थे वो नाना साहब से आकर के मिल गए। लगभग 3000 विद्रोही सिपाहियों ने, सैनिकों ने नाना साहब को अपना राजा स्वीकार किया, अपना नेतृत्वकर्ता स्वीकार किया और टीका सिंह को यहां पर प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया।
और इस तरह से क्रांति एक ज्वाला की तरह कानपुर में चारों तरफ फैल गई। 5 जून को हाथी के ऊपर दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर के हरे झंडे का जुलूस निकाला गया। 5 जून को हरे झंडे का जुलूस निकाला गया। तो यहां पर मित्रों आप देखें कि विद्रोहियों ने नाना साहब को क्रांति का यानी विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और 5 जून की घटना को आप देख लें। 5 जून को कानपुर में हाथी के ऊपर दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह सेकंड जफर का हरा झंडा जुलूस के रूप में निकाला गया। और 7 जून को नाना साहब ने घोषणा पत्र जारी किया। 7 जून को नाना साहब ने घोषणा पत्र जारी किया। और इसमें धर्म के नाम पर एकजुट होने का आह्वान किया। और इसी दौरान नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन थर्ड से पत्र व्यवहार किया था तथा उनसे समर्थन की अपेक्षा किया था। और इस दौरान नाना साहब ने बिठूर में एक अदालत भी स्थापित किया था। इस दौरान नाना साहब ने बिठूर में एक अदालत स्थापित किया था। और इसी के साथ बात और आगे बढ़ती है। 25 जून को व्हीलर ने घुटने टेक दिए नाना साहब की तरफ से अंग्रेजों को इलाहाबाद चले जाने की अनुमति मिल गई। 27 जून को कानपुर के सती चौरा घाट से 27 जून को कानपुर के सती चौरा घाट से 400
अंग्रेजों को 40 नाव के द्वारा इलाहाबाद जाने का प्रबंध किया गया। इसी दौरान अंग्रेजों पर गोलीबारी की गई और अधिकांश अंग्रेज मारे गए। अधिकांश अंग्रेज गोलीबारी में मारे गए। यहां से 129 अंग्रेज बचकर इलाहाबाद पहुंचे थे। मित्रों, इससे आगे की जो घटना है, 1 जुलाई 1857 को नाना साहब ने बिठूर कानपुर में स्वतंत्र सत्ता का ऐलान किया और यहां पर पेशवा की तरह व्यवहार करना शुरू किया। नोटेट कर लें, 1 जुलाई 1857 को, 1 जुलाई 1857 ईस्वी को नाना साहब ने कानपुर में, बिठूर कानपुर में स्वतंत्र सत्ता का ऐलान किया। स्वतंत्र सत्ता का ऐलान किया और इसके बाद क्या हुआ कि कानपुर में विद्रोहियों के द्वारा कब्जा जमाए जाने की बात इलाहाबाद पहुंची, तो यहां से मेजर रेनाल्ड के नेतृत्व में एक सैन्य दस्ता कानपुर के लिए भेजा गया, जो फतेहपुर होकर के गया। मेजर रेनाल्ड के नेतृत्व में, मेजर रेनाल्ड के नेतृत्व में एक सैन्य दस्ता कानपुर के लिए भेजा गया, जो फतेहपुर होकर गया। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व हिकमत उल्लाह ने किया था। जब यहां पर मेजर रेनाल्ड पहुंचा तो उसने रास्ते में लूटपाट किया, फतेहपुर के अधिकांश क्षेत्र को जला दिया और इसी का परिणाम क्या हुआ कि कानपुर में बीबी घर का हत्याकांड हुआ। कानपुर में रेनाल्ड के दुस्साहसिक कार्यों की सूचना जब पहुंची तो बीबी घर में अंग्रेज अधिकारियों के पत्नियां और बच्चे जो कि वहां पर बैठाए गए थे, उनको मार दिया गया, जिसे बीबी घर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और यह घटना 16 जुलाई को हुई थी। 16 जुलाई को यह घटना हुई थी और यह
फतेहपुर के हत्याकांड का परिणाम था। 16 जुलाई को कानपुर में बीबी घर हत्याकांड हुआ, जो कि फतेहपुर की घटना का परिणाम था, जो कि फतेहपुर की घटना का परिणाम था। मित्रों, आउट्रम ने नाना साहब पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया था और 17 जुलाई को कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नाना साहब बिठूर से पलायन कर फतेहपुर 84, ये उन्नाव में पड़ता है, वहां आ गए और फिर एक तरह से छुप छुप कर अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। नोटेड अगर आप करना चाहें तो आप यहां लिख लें 17 जुलाई को कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। आउट्रम ने नाना साहब पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया था। नाना साहब कानपुर से पलायन कर फतेहपुर 84 स्थान का नाम है, ये उन्नाव में पड़ता है। फतेहपुर 84 चले आए और यहां से अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। इसके बाद नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे ने जनरल विजडहम को कानपुर के रास्ते में परास्त किया था। ये 1-2 बार ये लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछा जा चुका है कि तात्या टोपे ने विजडहम को कहां पर परास्त किया था। और इसके बाद 8 दिसंबर को कॉलिन कैंपबेल कानपुर पहुंचता है। उसके साथ ब्रिगेडियर होप ग्रांट भी आया था और उसने सरैया घाट पर क्रांतिकारियों को हरा दिया। नाना साहब नेपाल के तराई में पलायन कर गए और वहां अक्टूबर 1859 में बीमारी से नाना साहब की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, आप इसको फैक्ट फाइल के रूप में यहां पर फिर एक बार नोटेट कर लें। 8 दिसंबर 1857 की ही बात है ये। और इसके बाद 8 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल ब्रिगेडियर
होप ग्रांट के साथ कानपुर आया। कानपुर आया और सरैया घाट पर उसने सरैया घाट पर क्रांतिकारियों को हरा दिया। क्रांतिकारियों यानी विद्रोहियों को हरा दिया और नाना साहब नेपाल के तराई में पलायन कर गए। नाना साहब नेपाल के तराई में पलायन कर गए। अक्टूबर 1859 ईस्वी को अक्टूबर 1859 ईस्वी को नाना साहब की मृत्यु हो गई। 25 अप्रैल 1859 की बात है। नाना साहब के भाई बाला साहब ने संस्कृत में एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा था और उसमें अपने को बाला साहब ने निर्दोष बताया था। बाला साहब ने 25 अप्रैल 1859 को बाला साहब ने सरकार को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखकर भेजा था और इसमें बाला साहब ने स्वयं को निर्दोष बताया था। इसके बाद जून 1859 में बाला साहब की मृत्यु हो गई। राव साहब जो कि बीबी घर हत्याकांड में दोषी पाए गए थे, उन्हें 20 अगस्त 1862 को बिठूर में फांसी दे दी गई। यानी बाला साहब की मृत्यु हुई और राव साहब को बीबी घर हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर राव साहब को बीबी घर हत्याकांड में दोषी पाए जाने पर फांसी दे दी गई थी। मित्रों, कानपुर के विशेष संदर्भ में आज हमने यहां तक बातचीत किया और अगले वीडियो में हम झांसी और ग्वालियर के विशेष संदर्भ में विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपको एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरा इसके पूर्व का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लें। आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे वीडियो को आप अच्छा लगे तो लाइक करें और लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।